वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के लिए भारती भवन का क्लास 9th का मैथ सॉल्व करेंगे। इस नए सेशन में नए क्लास में जितने भी लोग जो 9th क्लास में गए हैं उनके लिए इस वीडियो में एकदम शुरू से भारती भवन का ये मैथ हम फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर है इस बुक में उसमें क्या कहता है। जो पहला चैप्टर है हमारे पास वो है वास्तविक संख्याएं और कुल मिलाकर के इसमें टोटल 21 चैप्टर है। तो हम इसे पूरे एक साल में ख़त्म करेंगे। ये तो पूरा जो कोचिंग स्कूल का सिलेबस होता है उसके हिसाब से हो गया पूरे एक साल में। हम कोशिश करेंगे इसे जल्दी ख़त्म करने का ताकि थोड़ा आपको रिवीजन करने का समय भी मिल सके। तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर वो है वास्तविक संख्याएं, जो कि इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। और इस वास्तविक संख्या में जो इसमें कुछ रिव्यू करना होता है, हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं या किस टाइप से संख्याएं पूछी जाती है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है प्रकृत संख्या। इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं अंग्रेजी में। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 यानी जितनी भी संख्याओं को हम गिन सकते हैं, गिनती की उन सभी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहेंगे यानी प्रकृत संख्या कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकृत संख्याओं का समुच्चय या संग्रह n, यानी n कहने का मतलब कि आप जहाँ तक इसको गिन सकते हैं, जीरो को छोड़ के, इसमें जीरो शामिल नहीं है तो इसे हम प्रकृत संख्या कहेंगे। साथ ही साथ पूर्णांक संख्या भी यहाँ है जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। तो होल नंबर उसे कहते हैं यानी जीरो के साथ जो हम प्रकृत संख्या को लेकर चलते हैं, यानी शून्य और उसके बाद एक से लेकर के जितनी भी संख्याओं को हम गिन लें, मतलब जीरो और गिनती की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है, इन सभी चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए। तो प्रकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। आप ये कहता है सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्या में क्या कहता है, तो सम संख्या आपको पता होगा कि बचपन में सिखाया गया होगा कि 2 से यदि कोई संख्या भाग लग जाता है तो वो सम संख्या कहलाता है। हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उन सभी संख्याओं को भाग करके चेक करें कि किस संख्या को भाग करने पर वो पूरा भाग लगेगा और किससे भाग करने पर भाग नहीं लगेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा हमारे पास ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम भाग करने से पहले उसके इकाई स्थान को हम चेक करेंगे। जैसे सम संख्या को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सम संख्या चेक करना है मतलब इवन नंबर, ठीक है। और इवन नंबर चेक करने के लिए हम देखेंगे कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार गिनने आता होगा, तो इकाई स्थान पे यदि 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी एक संख्या है तो हम उसे सम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि हम ले लें तो कहते हैं, हम कह सकते हैं 2578। अब इसमें हम देखेंगे कि इधर से गिनना शुरू करते हैं हमेशा दाहिने साइड से। ये हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार और इसके आगे भी गिनते चले जाते हैं इसी तरीके से। तो ये जो 8 है वो इकाई स्थान है और इकाई स्थान पे हम क्या बोले हैं कि 2 4 6 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक संख्या होना चाहिए। तो 8 है, इसका मतलब है कि ये सम संख्या है। जस्ट इसी का अपोजिट उल्टा हो जाता है विषम संख्या। विषम संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। और ऑड नंबर में क्या होता है कि इसके इकाई स्थान पर
सम संख्या में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है। बाकी जो संख्या बच गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, 3, 5, 7 और 9, ये संख्या बच गया। अब इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या जो इकाई स्थान पर होगा तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 1527। अब 1527 में से फिर से यहाँ दाहिने स्थान से गिनेंगे तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 7 क्या है, इकाई स्थान पे है और इसमें से कोई एक संख्या होना चाहिए तो 7 है ही, यानी ये विषम संख्या हो गया। तो इस तरीके से हम सम और विषम संख्या को पहचान सकते हैं। फिर से इसको समझ लीजिए कि दी गई संख्या के यदि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो हम उसे सीधा सम संख्या कहेंगे, और यदि 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक संख्या हो तो हम उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ये हो गया सम और विषम संख्या। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। इसी को हम रूढ़ संख्या या यौगिक संख्या कह लेते हैं। अंग्रेजी में इसे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, यहाँ से ये अलग हो जाता है। अथवा का मतलब अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहा जाता है, और का मतलब ये यौगिक संख्याएं हैं, इसे अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, यानी ये अलग संख्या है और ये अलग संख्या है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद यौगिक संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या के बारे में कहता है कि वैसी संख्या जो 1 से भाग लग जाए और जो संख्या है यानी खुद से भाग लग जाए, यानी जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो यानी गुणज हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम रूढ़ संख्या भी कह लेते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर। फिर से कि वैसी संख्या जिसे जो केवल एक और अपने आप से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये बाकी किसी में नहीं भाग लगेगा, केवल एक और खुद से ही भाग लगेगा। जैसे हम 13 को ले लेते हैं, 13 एक से भाग लग जाएगा और 13 से ही भाग लगेगा, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। आप भाग करके खुद से चेक कर ले सकते हैं। 7 है तो एक से ही भाग लगेगा और 7 से ही भाग लगेगा, बाकी किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसी तरीके से एक ये 19 के बाद 23 आता है, 23 एक से भाग लगेगा और 23 से भाग लगेगा, बाकी किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो 1 और 23 क्या हो गया, दोनों ये अभाज्य संख्या हो गए, और ये दोनों क्या है, 23 के गुणज भी हैं, तो इसीलिए ये 23 इसका अभाज्य संख्या हो गया। यौगिक संख्याएं कहता है कि वे प्रकृत संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी प्रकृत संख्या से भी विभाज्य हो सकती है। मतलब कि एक और स्वयं से तो विभाज्य होगा ही, बाकी किसी दूसरे संख्याओं से भी विभाजित हो जाएगा, तो उसी को हम यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देख लें। अभाज्य क्या कहता है, अभाज्य संख्या में हम एक 29 को ले लेते हैं। 29 किससे भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा और 29 से भाग लगेगा। आप कोई भी टेबल को पढ़ के देख लीजिए, किसी भी संख्या को पढ़ के देख लीजिए, इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी से भाग नहीं लगेगा 29। इसका मतलब है कि 29 अभाज्य संख्या है। अब यौगिक संख्या को देख लेते हैं हम। यौगिक संख्या के बारे में कहता है कि यह एक और स्वयं से तो भाग लगेगा ही, बाकी दूसरा किसी नंबर से भी भाग लग सकता है। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 12। 12 देखिए 1 से भाग लग रहा है, 12 से भी भाग लग रहा है, इन दोनों से भाग लगा। अब और किस से भाग हो जाएगा, तो 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा। यानी 2 से अधिक संख्याओं से जो भाग लगेगा उसे हम यौगिक संख्या कहेंगे। इसी तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी संख्या यौगिक संख्या है। ठीक है। उसके बाद आता है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक और ऋणात्मक में क्या कहता है कि जिन संख्याओं के साथ पॉजिटिव प्लस का साइन लगा हो
उसे धनात्मक कहेंगे, और जिसके साथ माइनस का साइन लगा हो उसे हम ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक लिखते हैं 5 और एक लिखते हैं -5। तो ये माइनस लगा हुआ है तो ये हो गया ऋणात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, और इसके साथ तो कुछ नहीं चिन्ह लगा हुआ है, यानी यहाँ कुछ नहीं चिन्ह लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ प्लस का साइन छुपा हुआ होता है, और ये हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दो संख्या हो गया। इसको भी आपको याद रखना होगा इस चैप्टर को बनाने के लिए। उसके बाद कहता है कि भिन्न, भिन्न इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहते हैं, जिसे a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। साधारण सी बात कहें तो हम जिसे बटा के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1/2 -3/4 2/7, ये एक भिन्न है। ठीक है, फिर कहता है परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से किसी भी संख्या को जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 5/7, इन सभी को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन यदि हम 1/0 लिख दें, 7/0 लिख दें, तो ये q है, ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, तो q 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम परिमेय संख्या तक जान गए, और अब इतना जानने के बाद हमारा क्वेश्चन बनना अब शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और वहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप का प्रश्न दे रखा है। तो यह है हमारा पहला नंबर प्रश्नावली एक्सरसाइज 1A, और यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मतलब केवल इसका एक शब्द में आंसर देना है। तो क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। तो केवल क्या कहना है, सत्य और असत्य में इसका जवाब देना है। हम इसका सत्य और असत्य में जवाब देंगे, आइए देखते हैं। पहला क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। कहता है ये सत्य है या असत्य है, तो यह बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये पहला का ए है। बी में पूछता है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, तो हाँ ये भी सत्य है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। सी में है, सी कहता है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। अभी अभी बताए हैं हम कि शून्य और गिनती की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, तो यह भी सत्य हो गया। ठीक है, डी नंबर में कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या, ऐसा पूछा जा रहा है, तो नहीं, यानी ये हो जाएगा असत्य, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ई में कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है क्या, तो नहीं, क्योंकि 0 भी तो एक पूर्ण संख्या है और 0 को प्रकृत संख्या में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, और एफ नंबर में पूछता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यह भी असत्य हो जाएगा कि नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, और ये पहला का आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको।
आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझ लेते हैं। 2 में कहता है कि परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 और 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा को लास्ट में, यानी छोटा से बड़ा की ओर लिखते जाते हैं। आप 9th में हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सारा चीज़ आता होगा। तो परिमेय संख्या कौन कौन सा दिया हुआ है पहले हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। 2/3 है, -1/2 है, 0 है और 5/6 है। तो एक चीज़ आपको हम बता दें कि आपको नंबर लाइन आता होगा। इस तरीके से हम नंबर लाइन को लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम समझ लें, इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। बीच में 0 होता है, दाहिने साइड जाते हैं तो 1 2 3 4 बढ़ते जाता है, और बाएं साइड आते हैं तो -1 -2 -3 और -4 आता है। यानी इधर धनात्मक होता है और इधर हो जाता है ऋणात्मक। यानी 0 से ये सब छोटा होता है और इधर 0 से बड़ा होता है। अब हम माइनस वाले को थोड़ा समझ लें कि -1 -2 है, तो -1 0 से तो छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है, क्योंकि माइनस में यदि कोई नंबर है तो वो जितना बड़ा होता है देखने में उसे छोटा कहा जाता है। तो हम इस तरीके से इसका आंसर लिख लेंगे। तो सबसे छोटा कौन आएगा? बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा आ जाएगा -1 वाला है, तो -1/2 ये छोटा है। और इस साइन का मतलब होता है कि जिधर का ये मुंह बंद होता है उधर छोटा लिखना है, और इससे बड़ा कौन है? 0। अब बच गया हमारे पास केवल ये और ये, यानी 2/3 और 5/6। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। 12 और 15 में कौन छोटा है? 12 छोटा है, यानी 5/6 से 2/3 छोटा है। तो हम लिख देंगे 2/3, फिर ये छोटा है किससे? 5/6 से। ये हो गया हमारा दूसरा का ए नंबर आंसर। इसी तरीके से हम इसका सॉल्व कर लेंगे बी नंबर भी। और बी में क्या कहता है आइए देख लेते हैं। बी में कहता है कि इसे घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखना है तो घटते क्रम में कैसे लिखते हैं? घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा को लास्ट में लिखते हैं। तो हमारे पास जो परिमेय संख्या है वो दिया हुआ है 3/4, 4/3 और 5/2। अब हम क्या कर लेंगे? इसको भाग करके चेक करेंगे। भाग करके चेक करेंगे तो ये 5/2 का मतलब अढ़ाई होता है, 2.5। 4/3 का मतलब होता है, इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 से एक बार में 0.33 आ जाएगा। और 3/4 है, इसको भाग करेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.75। अब इसको हम देखेंगे कि डेसिमल तो सब में है। डेसिमल कहता है कि सबसे छोटा कौन है। तो देखिए डेसिमल के पहले यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो डेसिमल के पहले 2 वाला बड़ा है, तो पहले हम घटते क्रम में लिखना है ना। हाँ, घटते क्रम में तो बड़ा वाला लिखना है, तो सबसे बड़ा ये है। डेसिमल के पहले 2 है तो 2 बड़ा है, तो किसके लिए? 5/2 के लिए। तो 5/2 बड़ा हो गया। हम इसमें ऐसे साइन देंगे। उसके बाद कौन आता है? 2 के से छोटा है 1, तो ये हो जाएगा 1 किसके लिए है? ये है इसके लिए, 4/3 के लिए। और फिर क्या आएगा? लास्ट में 1 बच गई है तो 3/4 है। यही हो गया हमारा आंसर। आप इसको नहीं लिखेंगे, ये तो हम समझाने के लिए किए हैं कि कैसे हम इसको पता करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो 3 में हमारे पास कहता है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। अभी हम संख्या रेखा का बात किए थे, अब आ गया उस तरीके से संख्या रेखा को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इस तरीके से एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए नंबर है 2/3।
इसके लिए एक हम संख्या रेखा बनाते हैं इस तरीके से। बीच में होता है 0, इधर हम लिख देंगे 1, इधर लिख देंगे 2। जब इधर 2 है तो इधर भी -1 हो जाएगा और इधर भी -2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 2/3 करना है। 2/3 जब भी करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 1 से कम ही आएगा। हम भाग करके देख लेते हैं इस तरीके से, पॉइंट दे करके 0, 6 बार में 18, फिर 2 पॉइंट है तो 0, 6 यानी 0.66, 1 से कम ही है। 1 से कम है का मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में हम लिखेंगे क्या, तो हम सब ये नीचे हर को देखेंगे। ऊपर वाले को हर कहते हैं, नीचे वाले अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये अंश है और ये है हर। हर में कितना लिखा हुआ है, 3, तो हम 3 लाइन खींचेंगे, 1, 2 और 1, ये 3, इसको मिला करके 3 होना चाहिए। अब अंश में क्या है, 2, तो हम यहाँ से गिन लेंगे 1 और 2, ये 2 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके लिए यहाँ ये हो जाएगा 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी नंबर लाइन पे 2/3 यहाँ आएगा। इसी तरीके से हम आगे बनाएंगे बी नंबर, और बी नंबर में लिखता है 7/4। अब इसको ना पूर्णांक में लिखेंगे, भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3/4। अब फिर से हम इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे। बीच में हमारे पास 0 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस में होगा 1 और 2। ठीक है, अब देखते हैं ये जब भी होगा, यानी 1 के बाद है, 1 से ज़्यादा है ये, तो 1 से ज़्यादा है तो हम 1 से बाद लिखेंगे, और 2 से कम है तो 1 और 2 के बीच में होगा। फिर नीचे कितना है, हर 4, तो हम 4 लाइन खींचेंगे इस वाले को लेकर के, तो एगो तो पहले से है, 3 लाइन खींच देंगे हम, तो टोटल 4 लाइन हो गया। अब हमको कहाँ क्या रिप्रेजेंट करना है, 7/4, और ऊपर में यहाँ 3 बच गया, तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना है, 7/4। ये हो गया हमारा आंसर बी का। अब आता है सी। सी के लिए है -3/5। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर से एक अलग नंबर लाइन हम बनाएंगे, और नंबर लाइन बनाने के बाद हम इसको फिर से लिखेंगे। बीच में होता है 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है -2। इस बार हमको किस में लिखना है, माइनस वाले में लिखना है। इसको भाग करेंगे ना तो ये भी 1 से छोटा है, भाग करके हम देख लेते हैं। 5 से हम 3 को भाग करेंगे, दशमलव दे करके 0, और 6 बार में 30 कट गया, यानी -0.6 है। मतलब 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, यानी -1 और 2 के बीच में, सॉरी -1 और 0 के बीच में आ जाएगा। जैसे नीचे क्या है, 5 है, तो इसके बीच में 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गया। हमको लिखना कितना है, -3, तो ऊपर अब क्या है, -3, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 आता है, तो हम यहीं पे लिख देंगे इसके ऊपर में -3/5, और यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर और लाइक भी ज़रूर करें।
यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है मैथ में तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, उसका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।